हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए शुरुआत में इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ हुई बैठक के बाद चीन के साथ हुई संधि को दरकिनार कर एलएसी पर फायरिंग की छूट दे दी है। रक्षा मंत्री ने सेना को साफ कर दिया है कि चीन की करतूतों का जवाब देने के लिए फायरिंग की जरूरत पड़े तो सेना वो तरीका ही अपनाए। आपको यह बता दें 1996 में भारत और चीन के बीच एलएसी पर फायरिंग ना करने की संधि हुई थी, लेकिन अब यह संधि तोड़ दी गई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह घटनाक्रम है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास। नीरज, बड़ी बात है यह जिस तरीके से फायरिंग की छूट दे दी गई है। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से गलवान घाटी में हिंसा हुई और चीनी सेना ने हिंसा की है, हिंसा की शुरुआत की, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको धोखे से मारा है और उसके बाद लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, रॉड का इस्तेमाल किया। हमने देखा है कि किस तरह की जो कटीली तार लगी हुई रोड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने हमला करने के लिए भारतीय सैनिकों के ऊपर। भारतीय सैनिकों ने भी उनका जवाबी कार्रवाई की और बड़ा नुकसान जो है चीनी सेना को उठाना पड़ा। भारतीय सेना, खासतौर से बिहार रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट, फील्ड रेजिमेंट, जो तोपखाने के सैनिक थे, इन सब ने मिलकर जो जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब इसके बाद इस बात की समीक्षा की गई कि क्या वाकई में जो संधि थी 1996 की, जिसमें फायरिंग न करने के आदेश दिए गए थे दोनों देशों के सैनिकों को, क्या उसको दरकिनार किया जाए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति जब इतनी बड़ी संघर्ष हो रहा है, चीन की तरफ से संधि का उल्लंघन किया जा रहा है, कैंप बनाए जा रहे हैं विवादित इलाके में और वहां पर उनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है, तो क्या इस संधि को रखना चाहिए। तो इसको दरकिनार कर दिया गया है और अब पूरी तरह से छूट दे दी गई है सैनिकों को जो कि चीन सीमा पर तैनात हैं कि वो अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, चीन की तरफ से अगर कोई ऐसी करतूत होती है जिसमें ऐसा लगता है खतरा हो सकता है, तो फायरिंग की भी इजाजत अब दे दी गई है। बिल्कुल, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह घटनाक्रम, जिस तरीके से खबर आ रही कि फायरिंग की इजाजत दे दी गई है अब सैनिकों को। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको उनके पास भी लिए चलते हैं। और प्रणय, महत्वपूर्ण यह है, आपकी एक रिपोर्ट भी दर्शकों ने देखी है जिसमें यह साफ हो गया कि चीन को उसी की भाषा में भारत ने करारा जवाब दिया है और अब इस संधि को तोड़ देना यह साबित करता है कि हम बिल्कुल आर पार की मूड में हैं, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए अखिलेश, संधि को तोड़ा एक तरीके से नहीं गया है। संधि के अंदर भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर जानमाल का नुकसान होता है, यदि उसके सैनिक, उसके पोस्ट यदि खतरे में होते हैं, उनकी जान अगर खतरे में होती है, तो भारत के लिए फिर सारे जो हथियार हैं वो खुले हैं। और यह स्पष्ट किया गया है सैनिकों को कि ऐसा, इसका मतलब यह नहीं है संधि का मतलब आक्रामक तेवरों के साथ गोली नहीं चलानी है, लेकिन यदि अपनी पोस्ट के ऊपर हमला हो रहा है, अपने सैनिकों की जान यदि खतरे में है, तो फिर उनके पास सारे साधन, सारे माध्यम उनके लिए अवेलेबल हैं और यह चीज सैनिकों को नीचे तक इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियर की जाएगी। यह स्पष्टता जो है आज रक्षा मंत्री की बैठक के अंदर दी गई। और जहां तक 15 तारीख की घटना का सवाल है अखिलेश, जो आपने रिपोर्ट भी देखी, यह बताता है कि कहीं ऐसी कोई बेचारगी की स्थिति नहीं थी कि भारतीय सैनिकों को घेर के मारा गया। यह बात जरूर है कि चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी पूरी ताकत के साथ उनका जवाब दिया है, उन्हें उसी जगह पर जवाब दिया है। नुकसान भी चीन को उठाना पड़ा है और अगर चीन ने भारत के 10 सैनिकों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो भारत के पास भी चीन के एक अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक अधिकारी के साथ के समेत 15 जो सैनिक थे वो भारत के पास थे। ये बात जरूर है कि भारतीय सैनिकों ने उनको जो है उनको चोटग्रस्त थे, उनको कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दिया और उसके बाद चीन को उन्हें लौटाया। लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक अधिकारी को तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि चीन ने इस बात पर रजामंदी नहीं जताई कि वो जो पोस्ट उसने बनाने की कोशिश की थी, जो टेम्पररी पोस्ट जिसको लेके विवाद हुआ था, उससे वो कदम पीछे हटेगा, पीछे जाएगा और वो भारत के जो सैनिक हैं उन्हें वापस लौटाएगा। तो एक तरीके से ये जो नेगोशिएशन था ये बराबरी के साथ हुआ है, मुकाबला भी बराबरी के साथ हुआ है और नुकसान के सबक चीन ने भी बहुत अच्छे से तरीके से सीखे होंगे कि भारत के साथ वो इन आक्रामक तेवरों को लेकर डील नहीं कर सकता है। और यही एक मैसेज देने की कोशिश है। यही पूरे फेस ऑफ सिचुएशन में भी अखिलेश, अगर आप देखें कि भारत यही स्पष्ट कर रहा है कि चीन ताकत के दम पर, आक्रामक रुख के दम पर, अपनी संख्या के दम पर सरहद पर इस वक्त किस तरह की हलचल है, जरा वो भी हम दर्शकों को बताते हैं। सीधे जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं, लेह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? दिल्ली से तो एक बड़ी खबर अभी आई है कि फायरिंग की इजाजत दे दी गई है वहां पर सरहद पर सैनिकों को। देखिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये लाजमी था, ये फैसला होना ही था, क्योंकि एक तरह से भारत सरकार पर भी इस बात का दबाव है कि बॉर्डर पर इतनी ज्यादा रियायत ना बरती जाए और अगर भारत कायदे कानून का और उन नियम कायदों का ख्याल रखता रहेगा तो इस तरह की घटना फिर दोबारा से हो सकती है। हालांकि चीन का ये जो गलवान बॉर्डर है, यहाँ पर पहले इस तरह की घटना लंबे समय से नहीं हुई है। आईटीबीपी के पास ये बॉर्डर रहता था, लेकिन अब वहां पर सेना की ज्यादा तैनाती की जा रही है और एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो है लगातार पिछले 2 दिन से भेजे जा रहे हैं और भी कई तरह का सामान जो है और जो
तोपखाना है वो भेजने की खबरें भी आ रही हैं, आसमान से लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 8 फिंगर में से 4 फिंगर को जबरदस्ती चीन कब्जे में लेना चाहता है, उसको पीछे खदेड़ने के लिए अब भारत किस तरह की प्लानिंग करेगा। हालांकि जो उस दिन की घटना हुई है, जो हालांकि बहुत सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है, जब भारतीय सैनिकों ने, पहली टुकड़ी ने वहां जाकर चीनी का जो एक टेंट लगाया था उन्होंने, उस टेंट को जब उन्होंने आग लगा दी जाकर, उस बात को लेकर जो है सबसे पहले झड़प शुरू हुई थी। और बाद में जब बैकअप के तौर पर भारत के बाकी जवान वहां पर पहुंचे, तभी वो झड़प 6-7 घंटे तक चलती रही। सो मैं एक बात ये बता रहा था ब्रेक से पहले कि अगर हम 1971 के युद्ध की बात करें तो युद्ध एक दिन में शुरू नहीं हो जाता। मानेक शाह को इंदिरा गांधी ने अप्रैल महीने में कहा, जबकि हमला कब हुआ था पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश में? नवंबर में। तो तैयारी जो होती है वो तैयारी पीछे बैकडोर चैनल खोले जाते हैं और आगे से तैयारी की जाती है। तो मैं सिर्फ अभी यही कह सकता हूं कि तैयारी की जा रही है, बैकडोर चैनल्स भी खोले गए हैं और चीन को इस बात का जवाब मिला भी है और इस हमले का जवाब दिया भी जाएगा। सवाल ये है कि जो 4 फिंगर उन्होंने कब्जाई हैं, उनसे कब्जा उनको पीछे धकेलने के लिए क्या रणनीति और किस तरह का दबाव अब बनाया जाता है भारत की तरफ से, ये एक चुनौती है। बिल्कुल, और आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल। मेरे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा बताइए, अभी जो थोड़ी देर पहले बड़ी खबर आई कि अब सरहद पर सैनिकों को यह कह दिया गया है कि जरूरत पड़े तो आप गोली चला सकते हैं। इसे हम किस तरीके से देखें, इस घटनाक्रम को, इस डेवलपमेंट को? जी अखिलेश जी, अगर आप इजाजत दें तो आपके जो 2 रिपोर्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं उनको बतलाऊंगा सामरिक बातें, क्योंकि वो गलत थोड़ा मैसेज आ रहा है। कोई कहता है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई, और वो कहते हैं कि 4 फिंगर ने उन्होंने कब्जा रखा है। तो इस तरह की प्लीज फॉर द गॉड से, यदि आपको कहां से ब्रीफिंग मिल रही है, कहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसी बातें ना करें नेशनल टेलीविजन के ऊपर में। देखिए, आप प्रधानमंत्री ने कहा है, प्लीज उसको समझें, उसकी सीरियसनेस को समझें। दूसरी बात, कोई कहता है कि किसी ने आकर के वो वहां से हमारे जमीन पे उन्होंने बना लिया और उसको हमने जला दिया। ये देखिए, ये मुझे पूरा पता है कि 14 कोर के अंदर में कोई इनको ब्रीफिंग नहीं हो रही है, तो इन बातों को थोड़ा सा सेंसिटिव लें इनको। ये चीजें आपको ये समझना है कि कोई भी ऐसी जमीन नहीं है जो कि चीन की सेना ने भारत का कब्जा किया है। बिल्डअप क्या है? एक एग्रेसिव बिल्डअप है और वो हमारे संधियों को तोड़ता हुआ बिल्डअप है और उसके ऊपर में कार्रवाइयां चल रही हैं। हमने पूरे गलवान घाटी को 72 के बाद, हमने कल NEA ने कहा है वो हमारा है, इसकी स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस हैं, ये छोटे मोटे टैक्टिकल चीजें नहीं हैं, प्लीज समझने की चेष्टा करें। और दूसरी चीज जो मैं थोड़ा सा आपको जगविंदर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे संवाददाता का जिक्र किया था, जगविंदर पटियाल ले से हमारे साथ। हाँ देखिए जगविंदर जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मिनट टू मिनट चीजें बता रहे हैं। आप उतने ही सैनिक हैं, उतने ही बड़े वॉरियर हैं जैसा कि हम लोग सब रहे हैं, सेना लड़ रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा चीज बताना जगविंदर बोलिए। देखिए जनरल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन जानकारी ये आई है कि जो पेट्रोल पहले चीन की तरफ से 8 फिंगर से लेकर 3 फिंगर तक आता था। सर सुनिए मेरी, सर मैं थोड़ा सा सफाई दे दूं। जाहिर सी बात है, अगर कोई सेना की तरफ से कोई ब्रीफिंग होगी हम वो भी आप तक दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। लाए हैं सर आप ये इंफॉर्मेशन? सुन तो लीजिए, देखिए सिन्हा साहब सुन लीजिए। हाँ जी सर, मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए आप पहले कि जो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक और भारत की तरफ से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोल होता था, ये जो फिंगर 1 टू फिंगर 8 एरिया है, इसमें कुछ गलवान नाले के आसपास के इलाके में चीनी ट्रूप्स की मूवमेंट बढ़ी, जिस पर भारत ने विरोध जताया और वहीं पर उन्होंने अस्थायी तौर पर अपने टेंट गाड़ने की कोशिश की, जिसको लेकर उन्हें यह कहा गया कि 62 से लेकर आज तक आपका ये इलाका नहीं था, आपका यहां आना जाना और यहां रुकना गलत है। केवल एक पेट्रोल होता था, पेट्रोल के मार्फत ही आप आइए और जाइए। भारत भी पेट्रोल करके आता और जाता था, इसको लेकर विवाद है। जी सिन्हा साहब कुछ कहना चाहेंगे, वरना मैं शिवाजी का रुख करूंगा। जी हाँ, देखिए जगविंदर जी, आप सही कहते हैं, मगर समझे एक बात क्या है
देखिए, चाइना जो कहता है उसकी जो क्लेम लाइन है वो फिंगर 2 है, और हमारा जो ये है वो हम कहते हैं 8 है। अभी बात क्या हो रही है, फिंगर 4 से हम रोड बनाकर, यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जो कब्जा है। सर मैं यही कह रहा हूँ जनरल साहब, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन अब चीन क्या कोशिश कर रहा है, चीन खामखा जो है वो 4-5 फिंगर तक अपने स्थायी टेंट लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को लेकर तो विवाद हुआ कि 62 से लेकर अब तक अगर पेट्रोल आपका भी आ रहा था, हमारा भी जा रहा था, और एसआरपी एलआरपी चलती थी, तो उसमें आप टेंट मत लगाइए इस तरह से। इसी बात तमाम खबरों का बात सीधा सा मतलब है, अगर वहां पर अपनी ट्रूप जी की कंफ्यूजन तो है। हम सीधे अब चलते हैं AK सिवात साहब के पास। सिवात साहब, इस घटनाक्रम को हम कैसे देखें? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में जो संधि हुई थी उससे बिल्कुल अलग है ये बात। बिल्कुल ठीक है अखिलेश। देखो 1996 जो 1993 की एक पहली ट्रीटी हुई थी जो जिसमें दे रखा था कि मेजर ऑफ इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, उसी में 1996 में पैरा 6 में बोलता था कि आपस में जो आर्टिकल 6 था कि 2 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई फायर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अभी तक ये इसको अपनाया जा रहा था, भारत भी और चीन भी। मगर जो चीन ने 15 जून की रात को किया है, इसके बाद इस संधि का कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि अगर चीन इस प्रकार से कार्रवाई करेगा तो हमें पक्का इसको तोड़ के अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया गया है आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि आप हथियार को इस्तेमाल कर सकते हो सिचुएशन समझ के, और वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। जो एक बात अखिलेश, क्योंकि मैं उस इलाके में चीफ ऑफ स्टाफ था, मैं ये 2 चीजें बताना चाहूंगा कि गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो का इलाका दोनों अलग अलग हैं। जो गलवान घाटी है उसमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था उसके अंदर कभी भी कोई भी आपस में मतभेद नहीं था, भारत को भी पता था और चीन को भी पता था। हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें जो हमारी पोस्टें थी PP14, 15, उसके बाद PP17 की तरफ हॉट स्प्रिंग था, वहां से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रहा था और चीन उसकी तरफ था। चीन ने अपनी तरफ रोडें बनाई थी, और जब हमने ये रोड बना दी दरबुक, शोक और दौलत बेग गोल्डी, तो कहीं ना कहीं चीन इसमें बुखला गया और उसको लगा कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कुछ लड़ाई की तरफ जा रहे हैं एक्साइज चीन को लेने के लिए। तो जो ये ब्रिज बना रहे थे हम गलवान घाटी, गलवान नदी पे, वो ब्रिज था कि इस मेन रोड से फीडर रोड जाएंगी, जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जो 3.5-4 घंटे लगता था उसमें 30 मिनट लगेंगे, और वो ब्रिज हमने अभी बना भी दिया, जो बढ़ा दिया कॉम्बैट पर। तो वहां था, चीन कभी भी LC क्रॉस करके हमारी तरफ नहीं आया, वो अपनी तरफ बहुत बड़ा एक प्रकार से उसने जामला कर लिया है। कम से कम वहां से लेके 40 किलोमीटर तक एक प्रकार से उसने अपनी डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ा दी है। वहां पर वो गन भी ले आया, टैंक्स भी ले आया, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ साथ हमने भी कर दी। जो पेंगोंग त्सो वाली बात है, पेंगोंग त्सो जो एक आपका लेक है जो 135 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर हमारा है और 90 किलोमीटर चीन के पास, और पहाड़ जो है उसके ऊपर उससे स्पर लाइन आ रही है जो कि इस लेक में जाती हैं, जो कि 8 हैं, जो फिंगर टाइप शेप में है, जो 1 से लेके 8 है। फिंगर 1 हमारी तरफ है, फिंगर 8 चीन की तरफ है। चलिए सिवात साहब, बहुत ही विस्तार से आपने ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन सवाल ये कि अभी वहां पर क्या हालात हैं। और आइए, चूंकि अब वक्त नहीं है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जगविंदर पटियाल के पास। हमारे सहयोगी लगातार लेह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जगविंदर, मैं चाहूंगा जरा बिल्कुल छोटे में अगर आप बता सके, सिवात साहब ब्रेक के पहले जो बात कह रहे थे उसे जोड़ते हुए, कि ये फिंगर एरिया वाला कंफ्यूजन आखिर क्या है और क्यों है? देखिए, फिंगर 1 जैसे जनरल साहब बता रहे थे, फिंगर 1 से लेकर 8 की तरफ भारत का पेट्रोल जाता था, और 8 से जो है वो 2 की तरफ जो है वो चीन का पेट्रोल आता था। लेकिन जो बीच में 4 और 5 के बीच में गलवान नाला पड़ता है, वहां पर जो है उसे विवादित मानते हुए चीन ये अब अपना हक जता रहा है उस पर, और वहां पर उसने अपना ट्रूप्स का मूवमेंट बढ़ाया है। लेकिन भारत को एतराज है, क्योंकि ये जमीन भारत की है, यहां पर चीन नहीं रुक सकता, ना ही अपने ट्रूप्स की मूवमेंट बढ़ा सकता है। इसलिए जो पहले पेट्रोल का सिस्टम
1962 से चला आ रहा था, उस पर ही स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए भारत को एतराज है, जब गलवान नाला हमारा है तो चीन वहां अपना ट्रूप्स के मूवमेंट कैसे बढ़ा सकता है, वहां पर अपना कोई टेम्परेरी कैंप कैसे लगा सकता है। हालांकि जो फिंगर 8 है उसके पीछे उनका कैंप है, लेकिन बावजूद उसके वो अपने कैंप को आगे लाना चाहता है, ट्रूप्स की मूवमेंट आगे तक बढ़ाना चाहता है, उनको वहां रोकना चाहता है, हाइट पर रखना चाहता है। इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, और भारतीय कतई नहीं चाहता, गलवान हमारा है, हमारा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे संवाददाता का, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बड़ी खबर ये इन सबके बीच कि भारत सरकार की तरफ से यहां मौजूद सैनिकों को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप गोली चला सकते हैं।